हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द एक्सक्लूसिव एकेडमी में। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि इस चैनल पर हमारे एजुकेशंस और एकेडमिक वीडियोस आते रहते हैं। तो जैसे कि आज हम क्लास 12 का चैप्टर नंबर 6 का जो पार्ट सेकंड बचा है हमारा, ये कह सकते हैं कि थोड़ा सा पार्ट बचा है, पोर्शन बचा है चैप्टर नंबर 6 का, वो आज हम यहाँ पर कंप्लीट कर लेंगे द्वितीय क्रियाओं का। तो देखते हैं इसमें जो भी क्वेश्चन है वो किस तरीके से आपको समझने हैं, और बाकी जो इम्पोर्टेंट कितने हैं ये भी आप लोगों को पता लग जाएगा। एग्जाम के अंदर काफी बार आते रहते हैं और आप चेक कर लीजिए एग्जाम के अंदर कितनी बार चैप्टर ये वाले क्वेश्चन आ चुके हैं। ठीक है, तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ, जिसमें आप लोगों को दिख रहा होगा यहाँ पर कि पहला क्वेश्चन हमारा है कि औद्योगिक स्थापना को प्रभावित करने वाले कारक, यानी कि जो भी हमारे पास उद्योग होते हैं उनकी स्थापना को प्रभावित करने वाले कारक। देखिए ये क्वेश्चन क्या है, आपने पहले सुना होगा जनसंख्या को प्रभावित करने वाले कारक, बट यहाँ पर आ गया उद्योगों की स्थापना। यानी कि हमें ये समझना है जो भी हम उद्योग लगाएंगे वो सभी उद्योग को लगाने के लिए क्या क्या चीजें असर करेंगी, यानी कि सिंपल सी बात है क्या क्या चीज होनी चाहिए और क्या क्या चीज नहीं होनी चाहिए। इसको हम कहते हैं उद्योगों की स्थापना को प्रभावित करने वाले कारक। यानी कि अगर आपको बताऊं कुछ सिंपल भाषा में, तो इसका आंसर, इसका जो मीनिंग ये बनेगा कि अगर आपको कोई उद्योग लगाना है तो आपको कौन कौन सी चीजों को ध्यान में रखना होगा और कौन सी चीजें आपको जरूरत पड़ेंगी या जरूरत नहीं पड़ेंगी, हमें वो समझना है। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप लोगों को समझ में आ भी गया होगा। तो दो चीजें पड़ती हैं, देखिए दो तरह की हमें चीजें दिखती हैं जो कि हमारे उद्योग के ऊपर असर डाल सकती हैं। पहला है हमारा भौतिक कारक, ठीक है, और दूसरा हमारा मानवीय कारक। भौतिक आप लोगों को पता ही है, आप लोग पढ़ते आ रहे हो क्लास 11 से। भौतिक मतलब क्या होता है? भौतिक का मतलब प्रकृति चीजें होती हैं, और मानवीय तो आपको पता ही है कि जो मानव है। बाकी भौतिक में यानी कि जो प्रकृति कारक है, जो चीज हम नहीं कर सकते, यानी कि जो हमसे डायरेक्ट प्रकृति हमें करती है, उसको हम बोलते हैं भौतिक कारक। अब इससे पहला हमारा आता है कच्चे माल की उपलब्धता। यानी कि अगर आपके पास कच्चे माल की उपलब्धता है तो आप तभी उद्योग लगा पाओगे, वरना आपको सोचिए जबकि आपके पास पहला जो प्राइमरी फैक्टर से, जो प्राइमरी सेक्टर से आपके पास माल नहीं आ रहा, या प्राथमिक क्रियाकलाप से आपके पास कच्चा माल नहीं आ पा रहा, तो फिर आप उसको द्वितीय क्रिया में कैसे कन्वर्ट करेंगे? आप उसको उद्योग में किस तरीके से लगा पाएंगे जब आपको कच्चा माल ही प्राप्त नहीं होगा? तो अब देख लिया, आप लोगों को पता है कि कच्चा माल किसके अंदर आता है। तो कच्चा माल जो होता है वो प्राथमिक क्रिया के अंदर आता है। कोई भी कच्चा माल, लकड़ी हो गया, ठीक है, कोयला हो गया, उससे हम बाद में कुछ बनाते हैं तो वो हमारा द्वितीय क्रिया हो जाती है। बट अभी हमारा कच्चा माल प्राथमिक क्रिया में आता है, तो वो हमारा प्राथमिक क्रिया सब क्या होती है? प्रकृति होती है, भौतिक चीजें होती हैं। तो यानी कि अगर हमें देखना है तो कच्चा माल आपके पास अगर नहीं है तो आपका उद्योग नहीं लग पाएगा, सिंपल सी भाषा में। उसके बाद नंबर 2, अनुकूल जलवायु। देखिए उद्योग को लगाने के लिए जलवायु भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आप देखते हैं तो अगर आपको मान लेते हैं आपका उद्योग मान लेते हैं कि आइसक्रीम का, तो उसके अंदर आपको पता होगा कि जैसे कि ठंड के मौसम में कहाँ कोई इतने आइसक्रीम खाता है। तो वो चीज क्या होती है कि अगर आपको कोई उद्योग लगाना है तो आपको ये भी देखना पड़ेगा कि जलवायु किस तरह की है। जलवायु के अकॉर्डिंग, मौसम के अकॉर्डिंग आपको उद्योग लगाना पड़ेगा, तभी चल पाएगा। पढ़ा था ना हम लोगों ने पहले भी कि प्रकृति के ज्ञान को समझ कर ही हमें अपना विकास करना पड़ेगा। अगर आपने समझा ही नहीं कि जलवायु क्या कह रही है तो आपने वैसे ही लगा लिया, तो वो फिर काम नहीं कर पाएगा। उसके बाद नंबर 3 हमारा जल की उपलब्धता। देखिए जल की उपलब्धता आपको पता ही है, जल का इंपॉर्टेंस क्या है। जल की इंपॉर्टेंस ये है कि अगर आप कोई भी पानी का साधन नहीं होगा आपके पास तो आप कोई उद्योग चला कैसे पाओगे? आपको चाहिए होगा, क्योंकि पानी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है संचालन के लिए। कोई भी उद्योग इस्तेमाल कर रहे हो वहाँ की बिजली के लिए, ये कह सकते हैं कि लोगों के लिए, बहुत सारी चीजों के लिए जल की उपलब्धता पड़ती है। नंबर 4 हमारा शक्ति के साधन। अब शक्ति के साधन क्या होते हैं? ये शक्ति के साधन में हमारा बेसिकली जो भी पेट्रोल हो गया, जिससे हमारा ईंधन चलते हैं, जिससे हम कह सकते हैं कि जो हमारे ईंधन को चलाने वाले तत्व होते हैं, जैसे कि पेट्रोल, डीजल, ये सब खनिज के अंदर आते हैं। और खनिज प्रकृति चीज हो गई। तो प्रकृति को ही तो पढ़ रहे हैं हम लोग इसमें कि प्रकृति इंपॉर्टेंस किस तरीके से है उद्योग को लगाने के लिए। तो आपके पास शक्ति के साधन होने चाहिए, पेट्रोल, डीजल, बिजली। अगर आपके पास ये चीज नहीं है तो फिर आपका उद्योग नहीं लग पाएगा। और अभी जो हमने चारों पॉइंट पढ़े, इसके अंदर मानव का हाथ नहीं था, ये प्रॉपर तरीके से प्रकृति की चीजें थी। तो आपको पहले प्रकृति की इन चार चीजों को समझना पड़ेगा, उसके बाद आपको उद्योग लगा पाएंगे। अब ऐसे ही मानवीय कुछ कारण भी हैं, जैसे कि श्रम। अगर आपके पास मजदूर नहीं होगा तो फिर आप अपना उद्योग कैसे चलाओगे अकेले? तो अगर आप छोटा मोटा उद्योग चला रहे हो सिंगल हैंडेड तो फिर अलग बात है, लेकिन अगर आपको कोई भी छोटे पैमाने का उद्योग है तो उसके अंदर आपको श्रमिक की जरूरत पड़ेगी। नंबर 2, पूंजी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है उद्योग के अंदर? पूंजी। पूंजी मैंने आपको बताया था पहले भी कि पूंजी के बिना कोई उद्योग नहीं बन पाता। उसके बाद परिवहन।
परिवहन का क्या है कि अगर आपने कोई भी चीज बनाई तो उसको बाजार तक ले जाने के लिए परिवहन की आवश्यकता पड़ेगी, और परिवहन भी हमारा सस्ता होना चाहिए, वरना क्या होता है कि जो लागत होती है वो हमारे ज्यादा बैठ जाती है और हमारा जो उसमें प्रॉफिट होता है वो कम होता है। इसीलिए परिवहन की आवश्यकता भी बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी उद्योग को स्थापना करने के लिए। बाकी हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि परिवहन जरूरी क्यों है, पास में क्यों होना चाहिए, वो अभी हमारे आगे के चैप्टर में, सॉरी आगे पार्ट के अंदर आएगा। खैर अभी बाजार, देखिए ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज हमारी बाजार है। अगर बाजार नहीं होगी तो हमने कितने उत्पादन कर लिया, उसे कौन खरीदेगा? जब तक हमारे पास एक जगह नहीं होगी पर्टिकुलर जहां पर हम अपने सामान को बेच सकते हैं, तो हमारे जो जितना हमने बनाया प्रोडक्ट उसकी कह सकते हैं उसकी जो सब मेहनत हो तो खराब हो जाएगी। इसीलिए बाजार एक इम्पोर्टेंट चीज है। अगर बाजार नहीं होगी तो हमारा सामान बिक नहीं पाएगा। ठीक है, तो ये चीजें थी हमारी जो मानवीय कारक थी। ये सब चीजें हमें ध्यान में रखकर ही कोई उद्योग की स्थापना करनी पड़ेगी। अगर हमारे पास ये सब चीजें हैं तो उद्योग लगाइए, वरना उद्योग लगाए उद्योग ना लगाए, सिंपल सी भाषा है। उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जैसे कि ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, स्वामित्व के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण। यानी कि देखिए ये जो क्वेश्चन है स्वामित्व, स्वामित्व का समझते हैं मतलब क्या है? स्वामित्व का मतलब क्या होता है? स्वामित्व का मतलब है कि भाई स्वामी कौन है, मालिक कौन है, मालिकाना, कि भाई जो भी हमारे पास उद्योग होते हैं उनको हम मालिक के आधार पर कितने भागों में बांट सकते हैं? 3 भागों में बांट सकते हैं। एक सार्वजनिक उद्योग, संयुक्त उद्योग और निजी उद्योग। यानी कि सिंपल सी बात है कि अगर आप देखें तो स्वामित्व यानी कि जो मालिक है, अब उद्योगों का मालिक कौन होगा? या तो कोई एक सिंगल बंदा होगा, ये सरकार होगी, या फिर दोनों ही होंगे। तो इन्हीं को समझना है हमें। तो सबसे पहले हमारे होते सार्वजनिक उद्योग। सार्वजनिक उद्योग वो जो केवल सरकार के नियंत्रण में आते हैं, और अर्थात इनका संचालन और वित्तीय व्यवस्था केवल सरकार के अंतर्गत ही रहती है। यानी कि अगर हम देखें तो जितने ही प्रकार के सार्वजनिक उद्योग होते हैं वो सब हमारे गवर्नमेंट के हाथ में होते हैं। जैसे कि हमारा रेल का हो गया, तो जो रेल का उद्योग है वो सब उसके अंदर ही आते हैं, सरकार के उद्योगों में। तो अगर ये सब चीजें देखें, इसमें कोई प्राइवेट का हस्तक्षेप नहीं होता। तो बहुत सारे उद्योग हैं, टोटल तकरीबन 13-14 उद्योग अभी सरकार के हाथ में है। इसमें प्राइवेट का कोई भी हस्तक्षेप नहीं है। इसमें क्या होता है कि जो भी काम होगा वो सरकार के नियंत्रण में होगा। इसमें किसी बाहर के बंदे से कोई इतना मेल जोल नहीं होता, या उसको इतना हिस्सेदार नहीं बनाया जाता, केवल सरकार ही इसके लिए उत्तरदायी होती है। उसके बाद अगर हम देखें निजी उद्योग क्या होता है, इसका अपोजिट होता है निजी उद्योग। सार्वजनिक का अपोजिट क्या होता है? निजी उद्योग होता है। इसमें क्या होता है, जो केवल किसी एक व्यक्ति का, एक पर्सनल व्यक्ति का उद्योग होगा, उसमें किसी और का नियंत्रण नहीं होगा। वो अपनी मर्जी से श्रमिक रख सकता है, हटा सकता है, उस पर किसी तरह का कोई दबाव नहीं होगा। उसे हम कहते हैं हमारा निजी उद्योग। समझ में आ गया आप लोगों को? सार्वजनिक जो सरकार के अंडर में उद्योग होंगे, निजी उद्योग जो किसी एक पर्सनल बंदे के उद्योग में होंगे। आपको देखें तो ज्यादातर उद्योग हमारे निजी उद्योग ही हैं भारत में इस समय, क्योंकि पता है आप लोगों को कि सरकार का जो भी उद्योग थे वो खत्म होते जा रहा है। तो वो कौन खरीद रहा है? लोग ही तो खरीद रहे हैं। तो वो किसके अंदर में आ गए? वो निजी उद्योग में आ गए। तो सार्वजनिक से अब हम निजी की ओर जा रहे हैं। अब दूसरी बात यहाँ पर आती है, तीसरा जो हमारा बचता है बीच का, संयुक्त उद्योग क्या होता है? संयुक्त उद्योग क्या होता है? अब ऐसा होता है कि एक कुछ ऐसे उद्योग भी होते हैं जिसके अंदर सरकार भी अपना इन्वेस्टमेंट करती है और निजी भी इन्वेस्ट करते हैं, वो हमारा बनता है संयुक्त उद्योग। इसमें क्या होता है कि वो उद्योग जिसमें सरकार और निजी व्यक्ति दोनों साथ मिलकर निवेश करते हैं, ये कार्य करते हैं, उन्हें हम संयुक्त उद्योग कहते हैं। यानी कि आप ऐसे देखिए कि अगर आपने देखा होगा जो मेट्रो होती है, करीब तकरीबन दिल्ली के काफी बाहर के काफी राज्यों में मौजूद है मेट्रो, बेंगलोर, दिल्ली। तो क्या होता है उसमें, ये एक संयुक्त उद्योग का उदाहरण है। इसमें गवर्नमेंट ने भी अपना निवेश कर रखा है और निजी उद्योग ने भी कर रखा है। उसके बाद गवर्नमेंट सिक्योरिटी देती है, तो बाकी जो निजी उद्योग है वो उसके आसपास की व्यवस्था ठीक रखता है, संचालन करता है उसका। तो दोनों मिलकर काम करते हैं, तो उन उद्योगों को हम लोग संयुक्त उद्योग कहते हैं। ऐसे बहुत सारे उद्योग मिल जाएंगे आपको देखने के लिए। तो ये समझना सिर्फ यही था कि जो दोनों ही मिलकर काम करेंगे उसे हम संयुक्त उद्योग कहते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें तो अगला क्वेश्चन हमारे ये आता है कि कच्चे माल के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण। यानी कि जो हमारा कच्चे माल होता है उसके आधार पर हम देख सकते हैं 2 तरीके से उद्योगों को बांट रखा है। एक तो हमारा खनिज हो गया और एक हमारा हो गया रसायन उद्योग। देखिए बहुत ही सिंपल चीज है। खनिज में क्या होता है, वो उद्योग जिसमें खनिज की आवश्यकता बहुत होती है, मतलब खनिज आधारित उद्योग वो उद्योग होते हैं जिन उद्योगों के अंदर खनिज की आवश्यकता ज्यादा होती है, बाकी की इतनी नहीं होती, इसीलिए उनका नाम पड़ गया खनिज आधारित। यानी कि वो खनिज के ऊपर आधारित है और अन्य चीज के ऊपर इतना आधारित नहीं। जैसे कि अगर आप देखें तो इसके अंदर हमारा हो गया कोयला, एल्युमिनियम, मैग्नीज, तांबा। अगर आप देखें तो जो हमारा कच्चा माल, जैसे कि
सिंपल सी बात है, अगर हमें कोई लोहा इस्पात करना, लोहे बनाना है, तो उसके लिए हमें कोयले की आवश्यकता पड़ेगी, मैग्नीज की आवश्यकता पड़ेगी। तो वो चीजें क्या करती हैं, हमें खनिज की आवश्यकता दिलाती है। अगर हमने कोई लोहा इस्पात या लोहे को बनाने के लिए कोई अपना उद्योग खोला, जैसे कि बिरला टाटा देखा होगा आप लोगों ने, इनका बहुत बड़ा लोहे का इंडस्ट्री वगैरह, तो क्या होता है उसके अंदर, जैसे भी कोई बड़े बड़े ये इस्पात होते हैं ना, इस्पात बड़ी बड़ी मशीन लोहे की जहाँ पर बनती है, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए होता है, हमें कोयला चाहिए होता है। क्योंकि कोयले के बिना वो जो कह सकते हैं कि जो उसको तपने के लिए इतना और कोई चीज इतनी डिग्री तक नहीं जाती जितना कोयला इन चीज तप सकता है। और बाकी देखें, एल्यूमिनियम हो गया, मैग्नीज हो गया, ये सब चीजें हमारी लोहे को बनाने के काम आती हैं, स्टील को बनाने के काम आती हैं। इसीलिए ये सब खनिज होते हैं। अगर ये नहीं होंगे तो फिर वो उद्योग भी नहीं बन पाएगा, जो मैंने आपको बताया लोहा इस्पात का। लोहा इस्पात हो गया, और भी कई तरीके के उद्योग है जिनके लिए ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, कोयला, एल्यूमिनियम, तांबा। तो ये चीजें हमें समझनी पड़ेंगी कि वो उद्योग, खनिज आधारित वो उद्योग होते हैं जिनके बिना कोई उद्योग नहीं चल पाते। यानी कि कुछ उद्योग ऐसे हैं जो कि खनिज के ऊपर डिपेंड करते हैं। अगर आप देखें तो सबसे बड़ा जो जो भी हमारा ज्वेलरी का होता है, उसमें सोना वगैरह की जरूरत पड़ती है, सोना में पिघलाने के लिए भी काम आता है। उसके बाद सोना तो आपको पता ही पूरी तरीके से खनिज है, और उसका कितना बड़ा पैमाने पर उद्योग होता है। तो ये सब चीजें हमारे क्या करती हैं, इन्हें हम बोलते हैं खनिज आधारित उद्योग, वे उद्योग जो खनिज के ऊपर डिपेंड करेंगे। अब एक होता है हमारा रसायन उद्योग। रसायन में मतलब देखिए अगर आप यहाँ पर, तो वे उद्योग होते हैं जिनमें क्या होता है कि रसायन आधारित उद्योगों में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले रासायनिक खनिजों का उपयोग होता है, जैसे कि पेट्रोल, तेल, सीमेंट, नमक। ये सब चीजें क्या होती हैं, इसमें हमारा रसायन होता है, जो भी केमिकल चीजें पाई जाती हैं, यानी कि इनके बिना ये केमिकल तरीके से चीजें, तो अगर हम देखें तो ये अगर केमिकल नहीं मिलेंगे तो बहुत सारे उद्योग नहीं हो पाएंगे। सिंपल सी बात है, जो केमिकल के ऊपर जो आधारित उद्योग होंगे, हम उन्हें बोलते हैं रसायन आधारित उद्योग। जैसे कि पेट्रोल हो गया, इसको निकालने के लिए भी काम आता है केमिकल, जब भी तो सब चीज़ अलग अलग हो पाती है। पेट्रोल, डीजल, पेट्रोलियम में से काफ़ी चीज़ अलग करते हैं, वो भी हम रसायन के द्वारा करते हैं। तेल को बनाया जाएगा, उसमें से निकाला जाएगा, वो भी हम रसायन के द्वारा। सीमेंट को बनाया जाएगा, उसमें कुछ केमिकल मिलाया जाएगा, नमक। तो ये सब चीज़ें हमारी रसायन केमिकल के ऊपर डिपेंड करती हैं। अगर केमिकल नहीं होगा तो फिर हमारा उद्योग नहीं स्थापित हो पाएगा। यानी कि जो उद्योग केमिकल पे आधारित होते हैं उन्हें हम रसायन आधारित उद्योग कहते हैं। तो समझ में आ गया होगा आप लोगों के, बहुत सिंपल चीज थी यहाँ पर ये। उसके बाद हम चलते हैं अगला, लौह इस्पात उद्योग क्या होता है। देखिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि लौह इस्पात उद्योग आधारभूत उद्योग क्यों कहा जाता है। यानी कि जो भी हमारा लोहे इस्पात का, लोहे की जो बड़ी बड़ी मशीनें हैं, वो लोहा बनाना और उन सब चीजों के लिए ये लोहे का जो उद्योग, ये सबसे इम्पोर्टेंट या आधारभूत। क्या मतलब है आधारभूत का, यानी कि एकदम बेसिक चीज क्यों है, फंडामेंटल आधार क्यों है उद्योग ये वाला, तो ये पढ़ना है। तो जो भी लौह इस्पात का उद्योग होता है, यानी कि लौह इस्पात का मीनिंग समझ लें, जो भी बड़ी बड़ी लोहे की जो मशीनें बनती हैं, जो उससे मशीनों द्वारा बनाया जाता है, वो एकदम कह सकते हैं कि एक बहुत ही मजबूत लोहा होता है। वो इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, तो भाई क्या होता है उससे, वो अन्य उद्योगों को कच्चा माल प्रदान करता है। अगर बड़े बड़े जितने भी, अगर हम देखें तो बहुत सारे उद्योग और भी होते हैं, तो अगर उन उद्योगों को देखें हम लोग, तो उन उद्योगों में लोहे की आवश्यकता पड़ती है। यानी कि खाली अगर हम देखें तो लोहा इस्पात जो है वो अपने आप को तो भरण पोषण करता ही है, बल्कि बहुत सारे अन्य उद्योगों को भी कच्चा माल देता है। ठीक है, अगर ये मान लेते हैं कि कोई भी, अगर हमने कोई और सा उद्योग ले लिया जिसके अंदर हमें मशीनों की जरूरत पड़ रही है, तो वहां पर उन मशीनों को बनाने के लिए जो भी लोहा चाहिए होगा वो कहाँ से मिलेगा, यहाँ से मिलेगा। तो जो लोहा इस्पात है, लोहा इस्पात में लोहे को बनाना, उसको प्रगलन करना, पिघलाना, उसकी मशीनें बनाना, ये सब उद्योग होता है पूरा एक लोहा इस्पात। लोहा में बड़ी बड़ी मशीनों को बड़े बड़े तरीके से उनको पिघलाना, उसमें नई नई चीजें बनाना, वो सब लोहा इस्पात उद्योग कहलाता है। इसमें क्या करता है, अगर लोहा इस्पात उद्योग ना हो तो जितनी भी आज हम बड़ी बड़ी मशीनें देखते हैं, लोहे का जितना भी मटेरियल अपने आसपास देखते हैं, सब खत्म हो जाएगा। लोहा इस्पात उद्योग एक बहुत इंपॉर्टेंट उद्योग है, क्योंकि लोहे को बनाना और उसको प्रगलन करके सब में डिस्ट्रीब्यूट करने का काम लोहा इस्पात उद्योग का होता है। तो सबसे समझ में आ गई पहली बात, कि कच्चा माल प्रदान करता सबको। उसके बाद अगर हम देखें तो जो लोहा इस्पात है क्या करता है कि बड़े बड़े लोहे यंत्र बनाता है, बड़ी बड़ी मशीनें बनाता है, जो आज हम देखते हैं कि आज तो मेडिकल्स के अंदर भी अब बड़ी बड़ी मशीनें आपको लोहे की बनी हुई मिल जाएंगी, स्टील्स की। तो वो किसकी वजह से है, वो भी लोहा इस्पात की। देखिए काम क्या कर रहा है, इसका जो अपना उपयोग है वो तो अपने लिए तो कर ही रहा है, लेकिन जो अन्य उद्योग है उनका भी ध्यान रख रहा है, उनको भी कह सकते हैं कि दे रहा है कि आप भी लीजिए और आप भी अपना उद्योग बनाइए। बड़ी बड़ी मशीनें,
टेबल चेयर, वो सब लोहे की बन पा रही है आज। किसकी वजह से? लोह इस्पात उद्योग की वजह से। अगर ये नहीं होता तो आज क्या होता कि बड़े बड़े जितने भी हम देख सकते हैं ये लोह यंत्र नहीं बन पाते अगर लोह इस्पात उद्योग नहीं होता। उसके बाद अगर हम देखें तो लोह इस्पात को बनाने के लिए मैग्नीज की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मैग्नीज ही मिलकर उसको लोह इस्पात के द्वारा बनाया जाता है। तो मैग्नीज एक ऐसा खनिज है जो कि लोह को इस्पात बनाने में, मजबूत बनाने में, मशीनों बनाने में उसको काम में आता है। ठीक है, तो ये एक नंबर में क्वेश्चन पूछ लेता है कि लोह इस्पात को बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या था, वो मैग्नीज है। ठीक है, मैग्नीज के बिना लोह इस्पात नहीं बन पाता। ठीक है, तो इसी वजह से हम कह सकते हैं कि लोह इस्पात उद्योग आधारभूत उद्योग है, यानी कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंडामेंटल उद्योग है, क्योंकि अपने आप तो पूर्ति करता ही है अपनी चीजों की, बल्कि दूसरे उद्योगों को भी क्या करता है, कच्चा माल देता है, उनको मशीनें बनाने में इंपॉर्टेंट कह सकते हैं भूमिका निभाता है। और इसी वजह से ये उद्योग आधारभूत उद्योग है। तो इसको हम यहाँ खत्म करते हैं आज के लिए, और बाकी जो हमारा नेक्स्ट पार्ट आएगा उसके लिए आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखें। और अगर आपको समझ में आई वीडियो तो आप उसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और जो भी आपको क्वेरी हो तो आप उसको कमेंट के द्वारा पूछ सकते हैं।